स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने मंत्रियों को केदारनाथ में लगाया हुआ है, वहीं कांग्रेस ने अपने दो नेताओं को आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। इसी को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही चुनाव की डेट आने से मतदान तक महिला कांग्रेस घर घर जाकर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि केदारनाथ सीट पर कांग्रेस अपना परचम भी लहराएगी। देखिए हमारी जो महिला कांग्रेस की लोकल टीम है तो वहाँ पे है ही, लेकिन जैसे इलेक्शन की डेट आएगी, इलेक्शन की डेट आने से लेकर चुनाव तक हम लोग खुद भी घर घर घूमेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम पूरे एक महीने जो भी टाइम इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का देगा, हम लोग वहाँ गांव-गांव घूमेंगे। जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जो केदारनाथ में इस बार जो यात्रा का रूट चेंज किया गया, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि भाजपा की सरकार क्या कर रही है। और वैसे भी अभी तक जितनी बात हमारे केदारनाथ के लोगों से हो रही है, केदारनाथ की जनता जानती है कि भाजपा सरकार ने उनके साथ क्या किया, और वो पहले से मन बना चुकी है कि कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी और कांग्रेस को वोट देगी। केदारनाथ के लोगों से हो रही है, केदारनाथ की जनता जानती है कि भाजपा सरकार ने उनके साथ क्या किया, और वो पहले से मन बना चुकी है कि कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। पूरी टीम पूरे एक महीने। तो आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार अपने मंत्रियों को अब केदारनाथ सीट पर भी मन की बात जानने के लिए लोगों के भेज रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने दो पर्यवेक्षक तैनात किए हैं, जिसमें कि भुवन कापड़ी को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है और वीरेंद्र जाति को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि दोनों पर्यवेक्षक कांग्रेस की ओर से जाएं, जनता का मन टटोलें और फिर किसको अहम जिम्मेदारी देनी है, किसको इलेक्शन लड़ाया जाना है, उस पर विचार किया जा सके। तो उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी हैं। अब ऐसे में बीजेपी भी लगातार एक्टिव मोड में नज़र आ रही है, कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी दर्ज करा रही हैं। आरोपों की राजनीति भी जारी है। केदारनाथ में हाल फिलहाल में जिस तरह से कांग्रेस की पदयात्रा भी रही, तो वहीं बीजेपी भी लगातार समय समय पर अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस केदारनाथ को अनदेखा करने की बात बीजेपी को कहती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। हालांकि सोना चोरी हो या फिर तमाम विषय हो, इन सब को लेकर के लगातार आक्रामक दिखाई दे रही है कांग्रेस बीजेपी पर। और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का भी अब बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव के लिए पूरी तरह से कांग्रेस तैयार है और चुनाव के समय तक घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की जाएगी कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये दावा भी किया है कि कांग्रेस भारी मतों से केदारनाथ सीट पर जीतेगी। हाल ही में उत्तराखंड में 2 सीटों पर जब उपचुनाव भी हुए थे, तब भी लगातार यही चीज़ें देखी जा रही थी कि आरोपों की राजनीति चल रही थी। हालांकि दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती, जिसके बाद कांग्रेस को उत्तराखंड में बूस्टअप मिल पाया है। अब इसके बाद अहम जिम्मेदारियां भी कांग्रेस की ओर से दी गई है। 2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। भुवन कापड़ी और वीरेंद्र जाति को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो केदारनाथ की जनता का मन टटोले, साथ ही बातचीत करे और देखे कि किन को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, किन के पक्ष में माहौल है। दोनों ही पार्टियां रिस्क नहीं लेना चाहती है। दोनों ही पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को ही ये कोशिश कर रही है कि जिताऊ कैंडिडेट उनको मिल सके। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब राजनीति चरम पर है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है?
जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव इस बार होने हैं और केदारनाथ उपचुनाव अपने आप में एक अहम चुनाव बनता जा रहा है। जिस प्रकार से आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति हो, पर्यवेक्षकों के ऊपर राजनीति हो, तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर जो है राजनीति अपने लगातार अपना पीक पकड़ी है और दोनों ही दल जो है, चाहे सत्ताधारी दल भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दल आमने-सामने इस समय हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। और क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा ने हमेशा से ही केदारनाथ की उपेक्षा की है। भाजपा ने आपदा के समय हो, चाहे चारधाम यात्रा का समय हो, केदारनाथ की हमेशा उपेक्षा की है। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा ये कह रही है कि केदारनाथ के विकास में जो परियोजनाएँ हैं, जो तमाम विकास केदार घाटी का दिखता है, वो हमारे ही कार्यकाल में हुआ है। इस हिसाब से आरोप-प्रत्यारोप की जो राजनीति है, वो इस समय अपने पीक पर है। लेकिन महिला कांग्रेस जो है वो कह रही है कि घर घर जाएंगे, अभियान चलाएंगे, सभी से कहेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। तो किस तरह का ये अभियान रहने वाला है? जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि दोनों ही जो है राजनीतिक दल हैं और अपने-अपने संगठन स्तर से दोनों की तैयारियां होती हैं। ऐसे में महिला कांग्रेस जो है कि इस बार सक्रिय ज़रूर दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कहीं न कहीं जो सक्रियता कांग्रेस की है, वो ज़रूर नज़र आ रही है। और अगला कैंपेन अब जो है केदारनाथ में चलाने कांग्रेस जा रही है और केदारनाथ में घर-घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील हो, चाहे भाजपा सरकार की जो नीतियाँ हैं, उनके विरोध में जनता को खड़ा करना हो, चाहे अपने पक्ष में माहौल बनाना हो, तमाम ऐसे जो तरीके हैं उसको अपनाइए और कहीं न कहीं हर घर संपर्क साधने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर महिला कांग्रेस करने वाली है। हिमांशु, 2 पर्यवेक्षकों को भी तैनात किया गया है कांग्रेस की ओर से। किस तरह से ये पर्यवेक्षक जाएंगे, जनता का मन टटोलेंगे? जी, बिल्कुल 2 पर्यवेक्षक यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि केदारनाथ में पहले तो किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। सबसे पहले समझ बड़ी चुनौती यही कांग्रेस के सामने है कि केदारनाथ में आखिरकार किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, क्योंकि भाजपा के समक्ष इस समय ज़रूर सिंपैथी कार्ड यहाँ पर भाजपा खेल सकती है और वही एक फैक्टर यहाँ पर बन सकता है। लेकिन कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं और कहीं न कहीं भुवन कापड़ी की इस समय जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री पद के दावेदार को चुनाव हराया था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने चुनाव हराया था और उसके बाद उपनेता प्रतिपक्ष और युवाओं में काफ़ी अच्छी पकड़ भुवन कापड़े रखते हैं। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जब केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी उनको मिली है, तो ये जिम्मेदारी उनकी बन जाती है कि टिकट किस प्रत्याशी को दिया जाए। सबसे पहले उसका चयन बेहतर किया जाए। धरातल पर क्या स्थितियां हैं, कांग्रेस का संगठन क्या किस प्रकार का धरातल पर है, केदारनाथ विधानसभा के जो 5 मंडल है उनमें कांग्रेस की किस प्रकार की पकड़ है, उसको देखा जाए और किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, वो एक जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ ही कांग्रेस को हर बूथ तक किस प्रकार से संगठन को मजबूती प्रदान की जाए, कांग्रेस का जो विजन है वो किस प्रकार से हर बूथ तक पहुंचाया जाए, ये एक काम यहीं पर रहने वाला है। लेकिन ऐसे में बीजेपी ने अपनी किस तरह से कमर कसी है, बीजेपी ने क्या अहम जिम्मेदारी दी है और किस तरह से बीजेपी के जो मंत्री हैं या फिर जो बड़े नेता हैं वो किस तरह से जनता का मन टटोलने का काम करेंगे? जी बिल्कुल, जहाँ तक भाजपा की बात रही तो भाजपा स्टार्टिंग से ही केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कमर कसी हुई है। चाहे 5 मंडलों में 5 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाना हो, प्रदेश संगठन मंत्री आदित्य कोठारी स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई दौरे केदारनाथ के कर चुके हैं। इसके साथ ही तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का वो यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं। तो ये भाजपा जो संगठन है वो कहीं ना कहीं शुरुआती से ही यहाँ पर केदारनाथ के लिए वो कमर कसे हुए है और उसको लेकर कुछ भी चूक भाजपा इस समय नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस प्रकार से 2 उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, उसके लेकर अब ये गलतियां जो है भाजपा केदारनाथ में नहीं दोहराना चाहती और कहीं ना कहीं जीत जरूर यहाँ पर जीत हासिल भाजपा करना चाहती है। बिल्कुल हिमांशु, बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। वहीं अब सरकार पलायन को रोकने के लिए दीपावली से पहले 150 उद्यमियों से संवाद कर पलायन रोकने के ऊपर काम करने जा रही है। बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि हमारी सरकार पलायन रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को और महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके लिए सरकार पूरी कोशिशें कर रही है। जिस तरह उत्तराखंड पर्यटन और अन्य गतिविधियों में एक नया मुकाम पूरे विश्व में बन चुका है, उसी तरह अब स्वरोजगार में भी एक नई पहचान बनाई जाएगी। कोई भी नहीं मानता, गलत है।
जब से उत्तराखंड राज्य बना है, हमारी सरकार का मुख्य जो उद्देश्य है यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना और पलायन को रोकना। क्योंकि गांव में दूरस्थ क्षेत्र में एक रोजगार बड़ी एक समस्या बना हुआ है। उस रोजगार को और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और जो उद्यमी हैं हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं उनको पहाड़ की ओर वो आएँ और यहाँ के जो निवासियों को उनकी जो यहाँ हमारे उत्पाद हैं, बहुत सारे हमारे पास प्रचुर संसाधन हैं, यहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ का पानी है, यहाँ की बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो और अन्य स्थानों में नहीं पाई जाती। उसको लेकर जो उद्यमियों का जो एक आकर्षण का केंद्र जो उत्तराखंड बना हुआ है, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अनेकों बार उन्होंने इन्वेस्टर समिट आयोजित किए हैं और बड़ी संख्या में उद्यमी जो हैं यहाँ पर अपने उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए तैयार हैं। उनके साथ ये जो बैठक हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड स्वरोजगार के लिए और अन्य जो हमारे संसाधन हैं उनके लिए एक अलग जो पूरा एक विश्व में एक नई पहचान बना चुका है, तो रोजगार के क्षेत्र में भी एक नया जो है एक मुकाम हासिल करेगा। को रोकने में कारगर साबित योजनाएं हो सकें और इसके लिए राज्य सरकार अब स्वरोजगार में नई और अलग पहचान बनाने जा रही है, जिसके लिए 150 उद्यमियों से बातचीत भी राज्य सरकार करेगी और ताकि उत्तराखंड में जो पलायन है उस पर चोट की जा सके। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से पलायन पर चोट की जा सकेगी, राज्य सरकार किस तरह से काम भी कर रही है इस दौरान? जी बिल्कुल विशाल, राज्य गठन के बाद से और अब तक पलायन एक बड़ी समस्या उत्तराखंड में हमेशा से रहा है। पहाड़ों में जिस प्रकार से अंधाधुंध पलायन हुआ है वो एक बड़ी चुनौती हमेशा से ही, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, दोनों ही सरकारों के समक्ष रहा है। और 24वें वर्ष में जहां उत्तराखंड प्रवेश कर रहा है, ऐसे में पलायन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती अभी भी बना हुआ है। और उसको रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार जो है अब दीपावली से पूर्व 150 उद्यमियों के साथ बैठने जा रही है, बैठक करने जा रही है। और इस बैठक में किस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार हो, रोजगार के अवसर को उत्पन्न किए जाए, जिससे पहाड़ों में जो है रिवर्स पलायन हो सके या पलायन को रोका जा सके, उसको लेकर मंथना की जानी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है लगातार पलायन रोकने के लिए प्रयासरत है। हिमांशु, जो 150 उद्यमियों के साथ बातचीत होगी, कब होगी, किस तरह से की ये बातचीत होगी ताकि जो रोजगार है, स्वरोजगार है, उससे लोगों को जोड़ा जा सके, महिलाओं को जोड़ा जा सके, युवाओं को जोड़ा जा सके? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात रही इस बैठक की, तो दीपावली से पूर्व ये बैठक आयोजित होने की बात यहाँ पर कही गई है। एक सेमिनार यहाँ पर आयोजित होगा और इसी के साथ ही पहाड़ों में जिस प्रकार से रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएँ, चाहे खेती बाड़ी के माध्यम से हो, पर्यटन के माध्यम से हो, तीर्थाटन के माध्यम से हो, साहसिक खेलों के माध्यम से हो, महिलाओं को स्थानीय उत्पाद से जोड़ने के माध्यम से हो, तमाम प्रक्रियाओं के द्वारा जो है पहाड़ों में रोजगार हो, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार मंथन कर रही है और नए नए अवसर जो है स्वरोजगार की दिशा में तलाश रही है और उसके लिए नई नई परियोजनाएं भी सरकार बना रही है। हिमांशु, क्योंकि पर्यटन एक आयाम है जिससे काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गुजर बसर भी करते हैं, स्वरोजगार के अवसर भी ढूंढते हैं, तो पर्यटन क्षेत्र में किस तरह से इस चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उत्तराखंड का जो युवा है वो रोजगार के लिए राज्य से बाहर ना जाए, राज्य में ही उसको रोजगार मिल सके? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि पर्यटन उत्तराखंड की आर्थिकी के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, चाहे चार धाम परियोजना हो, चाहे अन्य स्थान हो। इसी के साथ ही क्योंकि सरकार मानस खंड मंदिर माला मिशन भी उत्तराखंड सरकार शुरू करने जा रही है, इसके साथ ही 13 जिलों में 13 पर्यटन स्थल विकसित करना हो, तमाम ऐसी परियोजनाएं जो हैं वो सरकार पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ाने जा रही है। साहसिक खेलों को बढ़ावा उत्तराखंड सरकार दे रही है। इसके साथ ही जो है पर्यटन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वित्तीय ऋण योजना जो है, जिसके तहत 25 लाख की तक की ऋण स्वीकृत कराना हो, इसी के साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, उसके तहत 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना हो, तमाम इस बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महेंद्र सिंह डोभाल ने जेल परिसर का निरीक्षण करने के बाद SIT का गठन कर दिया है। साथ ही SIT का पर्यवेक्षण SP सिटी स्वतंत्र कुमार को सौंपा गया है, जो इन टीमों को
प्रगति पर नजर बनाए रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि फरार कैदी जल्द से जल्द फिर से सलाखों के पीछे हों। सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो भी इसमें उनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए गए, खासकर जो इसमें सीढ़ी का प्रयोग किया गया था और पाइप वगैरह का था, उसे तत्काल प्रिजर्व किया गया और सभी संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें इन दोनों कैदियों के वेयर अबाउट्स को जाना गया और उनके लिए हमारी जो टीम है, करीब 10 टीमें हम लोगों के द्वारा अभी तक गठित की गई हैं, जो इनके वेयर अबाउट्स जितने भी हैं उसमें लगातार दबिश दे रही हैं, लगातार इसको सर्च कर रही हैं। इसमें जो कैदी हैं, इसमें एक 302 में सजा याफ्ता है पंकज, जो और दूसरा जो कैदी है वो राम कुमार, वो इस समय 364 में खासकर अपहरण के एक मामले में इस समय अंडर ट्रायल कैदी है। इन दोनों के जितने भी परिजन हैं, इनके रिश्तेदार या इनके आसपास के जितने भी लोग हैं, उन पर लगातार पुलिस की नज़र बनाए हुए हैं। हम जल्दी ही इस केस को वर्कआउट भी करेंगे। पुलिस इस पूरे प्रकरण को एक चैलेंज के तौर पर हम लोग ले रहे हैं और इसका जल्द ही खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। एसआईटी का गठन किया जा चुका है और जो एसपी सिटी हैं स्वतंत्र सिंह, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो टीमों का संचालन कराएंगे और पूरी नज़रें बनाए रहेंगे कि किस तरह से अभियान जारी है। एसएसपी और डीएम ने ये निर्णय लिया है। आपको बता दें कि जेल से 2 कैदी फरार हो गए थे। जब रामायण का पाठ जेल के अंदर चल रहा था तो उस समय दोनों ने हनुमान की भूमिका निभाई थी और ऐसे में इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग निकले हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जेल के अंदर से ही सीढ़ी लगाकर दीवार को फांद कर वो वहाँ से भाग निकले थे, जिसके बाद मौके पर एसएसपी और डीएम भी पहुँचे और मामले की जांच पड़ताल की। हालांकि 2 कैदी के फरार होने से मामला काफ़ी गर्मा गया, जिसके बाद अब एसआईटी का भी गठन किया जा चुका है ताकि जल्द ही जो 2 कैदी भागे थे वो जेल की सलाखों के पीछे वापस पहुंच सके। और इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं और कैदियों पर नज़रें भी रखी जा रही हैं। इस दौरान एसएसपी और डीएम ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है। टीमों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए एसपी सिटी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि दोनों कैदियों को पकड़ा जा सके। तो आपको बता दें कि फरार कैदियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जल्द ही एसआईटी इन दोनों आरोपियों को पकड़ेगी, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। आरोपियों के रिश्तेदारों पर भी नजरें रखी गई हैं। तो एसएसपी ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से टीमों का गठन भी किया गया है? बिल्कुल, देखिए रवि, बीती देर रात 2 कैदी थे जो गोस्ताबाद जिला कारागार से फरार हो गए थे। हालांकि लगातार ही उनको पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रविंदर सिंह डोभाल ने एक टीम का गठन किया, जिसमें यहाँ पे एसआईटी के साथ 10 टीमें बनाई गई है। पुलिस लगातार ही इन आरोपियों की जांच कर रही है। हालांकि कहीं न कहीं से एक बड़ी लापरवाही जेल अधीक्षक की देखी गई, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जेल के अंदर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। इस कार्यक्रम का फायदा उठाकर जो कैदी थे वो यहाँ से फरार हो गए। जब ये घटना हुई उस टाइम की, जब जेल के अंदर रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था और उस समय जब तमाम जो पुलिसकर्मी सुरक्षा गेटों पर लगाए गए थे, वहां पे वो रामलीला में शामिल थे, जिसका फायदा उठाकर जो कैदी थे वो मौके से फरार हो गए, जिसको लेकर यहाँ पे हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल ने जेल का निरीक्षण भी किया और जो लोग उस टाइम सुरक्षा गेट पर तैनात थे उनकी यहाँ पे बैठक भी ली गई है कि जिसकी लापरवाही है उसके खिलाफ भी यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक इस पूरे प्रकरण में 6 लोगों को सस्पेंड किया गया और कहीं न कहीं अब आगे की जो जांच है वो भी की जाएगी कि अभी तक इससे क्या कुछ निकल के सामने आएगा। जिन लोगों की लापरवाही थी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी विशाल। मनोज, इन दोनों ही अपराधियों का क्या कुछ अपराध भी बताया जा रहा है? किस तरह से ये जेल में बंद भी थे और भागने की क्या कुछ प्लानिंग की थी इन लोगों ने?
बिल्कुल देखिए रवि, जिस तरीके की अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, इसपे जो एक अपराधी था वो हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा था, जबकि जो दूसरा इसमें कैदी था वो अभी तक उसका मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन था, जिससे इसको जेल में रखा गया। तो बताया जा रहा है कि प्रवीण वाल्मीकि से भी एक जो कैदी था उसके तार जुड़े हुए थे, इसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस ने ज्यादा सख्ती दिखाई और पुलिस ने तुरंत ही इस पे कार्रवाई करते हुए 10 टीमों का गठन किया है। और यहाँ पे तमाम जो टीम है वो अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर तमाम जो कैदी है उनकी छानबीन भी करी है। हालांकि जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली थी तो तुरंत ही पुलिस ने जिला भर के अंदर चेकिंग अभियान चलाकर जो है कैदियों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि पुलिस को अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे हरिद्वार के जो एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल, उन्होंने अपने कैंप कार्यालय पर एक बैठक बुलाई। बैठक में तमाम अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने एक जो है एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। पूरी टीम के ऊपर जो है एसएसपी अपना खुद निर्देश भी देंगे। तमाम टीमों के ऊपर जो है अपने नेतृत्व में तमाम जो टीम है वो कार्य करेगी और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद में डासना मंदिर पर होने वाले महापंचायत में लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि डासना पंचायत मंदिर समिति या किसी विशेष व्यक्ति की ओर से नहीं बुलाई गई है। यह पंचायत समाज की ओर से 36 बिरादरियों की है। उन्होंने कहा है कि महापंचायत पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होगी, जिसमें डासना मंदिर में होने वाले हमले और यति नरसिंहानंद गिरी की सुरक्षा को लेकर वार्ता होगी। बता दें कि पुलिस ने विधायक को नेशनल हाईवे पर ही रोक दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही महापंचायत शुरू कर दी है। आपको क्या के उकसारे थे, एक भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। डीएम गाजियाबाद जब वहाँ निर्णय को बातचीत करके समाप्त करा दिया था तो एक अधिकारी जिले को जलाना चाहता, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। दूसरी मांग, केंद्र सरकार को कानून बनाए जिससे किसी भी प्रकार का लव जिहाद से लेकर के कोई भी जिहाद और मंदिर पे या यात्राओं पर हमला करने वाले लोगों पे एनएसए के तहत मुकदमा और फांसी हो। तीसरी बात है, जो मंदिर पे जिन्होंने हमला किया उन्हीं सभी जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। 10 करोड़ लोगों को भारत से निकालने की बात। ये माना जाए कि जो महापंचायत थी वह अब यहाँ पर खत्म हो गई है। महापंचायत के कॉल हमने ले लिया अभी आज के लिए, अभी खत्म नहीं हुई है। ये समाज तय करेगा। 1 सप्ताह का टाइम दिया है, पंचायत को खत्म नहीं किया है। ये 3 बात नहीं मानी गई तो पूरा सनातन फिर इकट्ठा होगा पूरी तैयारी के साथ। और संवाददाता सीमा गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सीमा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये महापंचायत रही है? आपको बता दें कि आज गाजियाबाद के डासना मंदिर में यति नरसिंहानंद के समर्थन में हिंदू संगठनों द्वारा महापंचायत की गई थी, जिसमें कि विशेष रूप से किसी को नहीं बुलाया गया था। लेकिन जब वहां लोग इकट्ठा हुए और नंदकिशोर गुर्जर जो कि लोनी विधायक हैं वो जब वहां पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें नेशनल हाईवे पर ही रोक दिया। उनको पंचायत में जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके विरोध में उन्होंने रोड पर ही पंचायत करना शुरू कर दिया और अपनी मांगे रखना शुरू कर दिया। क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा तादाद में थी। लोग जब 400 से अधिक लोग पंचायत के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए तो पुलिस को बल आजमाना पड़ा और जो बैरिगेटिंग्स थी वहां लोगों ने वो बैरिगेटिंग्स को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश जब करी तो पुलिस को हाथापाई तक करनी पड़ी और वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया। क्योंकि लोग वहां पर नरसिंहानंद जी के समर्थन में आए हुए थे, उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर बातचीत होनी थी। तो पब्लिक का मानना था कि जो भी उनके समर्थक हैं उनको वहां पर जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि पंचायत है, पंचायत में सभी को अपना पक्ष कहने की अनुमति होती है। लेकिन पुलिस ने वहां पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए थे, सभी को वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके चलते कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को भी रोक दिया गया था कि वो पंचायत के अंदर नहीं जाए। जी विशाल, कितनी बड़ी संख्या में अभी पहुंचे हुए हैं ये लोग? जी विशाल, अगर बात करें संख्या की तो जितने भी हिंदू संगठन हैं उनके काफी ज्यादा तादाद में लोग उनके समर्थन में वहां पर पहुंचे हुए हैं। उस महापंचायत को उन्होंने अपनी मांगे रख रखी हैं कि यति नरसिंहानंद जो कि डासना मंदिर के महंत हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए पुख्ता रूप से कराई जाए, क्योंकि जब से ये बवाल हुआ है उसके बाद से मंदिर पर आक्रमण की भी बात कही गई है कि वहां लोगों ने पथराव वगैरह किया है, जिसको लेकर के अब यति जी के सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठा हुआ है। और जो कि समर्थक हैं वो समर्थक मांग कर रहे हैं कि उनकी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। बिल्कुल सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।